नमस्कार। अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम मॉडर्न हिस्ट्री का अध्ययन कर रहे थे और इसमें जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो था धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण। इस टॉपिक से संबंधित दो वीडियोस आप पहले देख चुके हैं और पिछली वीडियो में हमने रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद के विषय में बात की थी। ये धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों से संबंधित तीसरा वीडियो है। इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कैसे हुई थी, किसने की थी, कहाँ पे और किस किस जगह पर इसका जो है मुख्यालय था, हेड ऑफिस कहाँ पे था। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री के वीडियोस देखना चाहते हैं यानी प्राचीन भारत के इतिहास की वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो मैं चैनल पर उनको कंप्लीट अपलोड कर चुका हूँ। यानी कि जो प्राचीन भारत का इतिहास था इसका सिलेबस पूरा हो चुका है और जो वीडियोस मैंने चैनल पर अपलोड की हैं एंशिएंट हिस्ट्री की, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि पूरे यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट में इतना डिटेल्ड चैप्टर वाइज मटेरियल आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। या फिर मैं कह सकता हूँ किसी पेड कोर्स में भी आपको इतने डिटेल्ड में जो है एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियोज़ नहीं मिलेंगी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, उसका कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी कॉस्ट नहीं है। ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री भी लगभग आपका 70% इसका सिलेबस ख़त्म हो चुका है। इसको समाप्त करने के बाद में फिर हम जो है ऐसे एंशिएंट हिस्ट्री अपनी हो गई और मॉडर्न हिस्ट्री भी अब कंप्लीट हो जाएगी। शायद 8-10 दिन में इसको हम कंप्लीट कर देंगे और इसके बाद में जो सब्जेक्ट आपको मैं पढ़ाने जाऊंगा वो है आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है। हालांकि वर्ल्ड ज्योग्राफी की 8-10 वीडियोस चैनल पर अपलोड की हैं, लेकिन किसी रीजन की वजह से या समझ लीजिए आप जॉब की वजह से टाइम न निकल पाने के कारण वो उसको मैं कैरी नहीं कर सका आगे के लिए। लेकिन धीरे धीरे अब स्थितियां बदल रही हैं, संसाधन मैं जुटा रहा हूं धीरे धीरे और जैसे जैसे संसाधन बढ़ते जाएंगे और आपके लिए सभी जीएस की यानी सामान्य अध्ययन की सभी विषयों की निःशुल्क क्लासेस और कंप्लीट इसका जो सिलेबस है, कंप्लीट कोर्स है, मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊँगा। तो एंशिएंट हिस्ट्री अपनी समाप्त हो चुकी है। चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप चेक करें और उसको देख लें। बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की तो मॉडर्न हिस्ट्री का भी लगभग 70% आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है और जो बचा कुचा है वो भी जल्दी से कंप्लीट हम कर देंगे और इसके बाद में वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। ठीक है। तो आप जुड़े रहें, तैयार रहें। तो आज बात करने वाले हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की। बात करें अगर थियोसॉफिकल सोसाइटी की तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1875 में। ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी। ठीक है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुई थी और इसकी स्थापना करने में जिन दो व्यक्तियों का प्रमुख योगदान था उसमें सबसे पहले थे आपके ब्लावत्स्की और दूसरे थे आपके कर्नल आलकाट। इन दोनों के बारे में अगर बात करें कि ब्लावत्स्की कौन थे तो ये एक रशियन यानी रूस से संबंधित थे। ठीक है। रसिया से संबंधित थे और कर्नल आलकाट जो थे ये अमेरिका के थे। ठीक है। ये अमेरिका के थे और अमेरिका के एक आर्मी ऑफिसर थे। ठीक है। अमेरिका के एक आर्मी ऑफिसर थे। इन दोनों के सहयोग से, ठीक है, इन दोनों के ही सहयोग से थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में होती है। इसके लगभग 3-4 साल बाद लगभग 1879 में 1879 में ये दोनों लोग कहाँ आते हैं? इंडिया आते हैं। भारत इनका आगमन होता है और भारत आने के बाद में इन्होंने जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में की थी उसका मुख्यालय इन्होंने अड्यार में बनाया। अड्यार एक स्थान है जो पड़ता है आपका मद्रास में। मद्रास चेन्नई का ही प्राचीन नाम है, यानी पुराने समय में चेन्नई को ही आप क्या कहते थे? मद्रास कहते थे। आधुनिक समय में इसे चेन्नई के नाम से जाना जाता है। तो 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? ब्लावत्स्की और कर्नल आलकाट के द्वारा। 1879 में ये लोग भारत आए। भारत आने के बाद में इन्होंने जो अपना हेड ऑफिस था, मुख्यालय था, अड्यार में बनाया जो कि मद्रास में पड़ता है। यही अड्यार वाला जो इनका हेड ऑफिस था, मुख्यालय था, बाद में थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय के रूप में जाना गया। यानी अगर हम बात करें या प्रश्न आए आपका कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पे है तो वो कहाँ पे था? अड्यार, मद्रास में। ठीक है। 1888-89 के समय में एनी बेसेंट, इनका नाम आपने सुना होगा। एनी बेसेंट जो थी वो भी इस थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या बनी थी? सदस्य बनी थी। इसके अलावा एनी बेसेंट से संबंधित कुछ और पॉइंट्स भी पूछे जा सकते हैं आपसे। देखो, सबसे पहला तो प्रश्न आपका यही हो गया कि एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य कब बनी थी? तो 1888, 1889 में लगभग। ठीक है। 1888-89 के समय में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी थी। इसके अलावा 1898 में
1898 में इनके द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के संबंधित अगर क्वेश्चन आता है कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, तो एनी बेसेंट ने की। और ये सेंट्रल हिंदू कॉलेज वाला जो टॉपिक है या बिंदु है, ये इसलिए भी ज़्यादा फेमस है कि आपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा। जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी थी, ये किसका विकसित रूप था? ये इसी सेंट्रल हिंदू कॉलेज का विकसित रूप था। 1898 में एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की और इसके बाद में यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से, किसके प्रयासों से? मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रूप में जाना गया। ठीक है, आप यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चंस बन जाते हैं। यानी आपसे ये भी पूछा जाए कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो बनी थी, ये किसका विकसित रूप थी? तो ये सेंट्रल हिंदू कॉलेज का विकसित रूप थी, जिसकी स्थापना एनी बेसेंट ने करी थी। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना करने में जो सबसे प्रमुख योगदान रहा था, वो था मदन मोहन मालवीय का। इसके अलावा 1893 में जब हमने विवेकानंद के बारे में पढ़ा था, तो आपने देखा होगा कि शिकागो में 2 विश्व धर्म सम्मेलन हुए थे। एक पहला था 1893 में शिकागो में हुआ था, और दूसरा हुआ था 1900 में। ये हुआ था आपका पेरिस में, फ्रांस में। ठीक है, 1900 में। तो 1893 का और 1900 का जो विश्व धर्म सम्मेलन था, दोनों में विवेकानंद ने भाग लिया था। ये आप इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। एक प्रश्न ये भी आता है कि एनी बेसेंट ने किस धर्म, यानी विश्व धर्म सम्मेलन जो हुए थे 1893 का और 1900 का, यानी दोनों 1900 वाला और 1893 वाला, तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि एनी बेसेंट ने, ठीक है, एनी बेसेंट ने किस विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? तो जो 1893 वाला विश्व धर्म सम्मेलन था, उसमें एनी बेसेंट ने भाग लिया था। ठीक है, प्रतिभाग किया था इन्होंने। तो एनी बेसेंट के बारे में आपको पता चला। ठीक है, 1888-89 में ही सदस्या बनी थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की। 1898 में जो है सेंट्रल हिंदू कॉलेज, यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज बाद में BHU बना। और BHU किसके प्रयासों से बना? मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से। स्थापना इसकी 1916 में हुई। ठीक है, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी ब्लावत्स्की और कर्नल आलकाट के द्वारा बनाई गई थी, इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे, क्या इसकी थ्योरीज थी, ये किन चीज़ों पे काम करती थी? इनका मुख्य काम था जो प्राचीन हिंदू धर्म था, ठीक है, प्राचीन हिंदू धर्म के लोगों को आत्मविश्वास इनमें पैदा करना, आत्मविश्वास जगाना, क्योंकि हिंदू धर्म की जो स्थिति वो काफ़ी खराब होती चली जा रही थी। ईसाईकरण हो रहा था भारत में लोगों का, अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था, अंग्रेजी मिशनरी, पादरी, अंग्रेजी धर्मगुरु जो थे भारत के लोगों को ईसाई बनाने पर तुले हुए थे। तो कहीं ना कहीं जो मोरल था इंडियन लोगों का, वो डाउन होता चला जा रहा था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना का मुख्य उद्देश्य था, मेन एम था, इनका पर्पज़ वो यही था कि जो प्राचीन हिंदू धर्म से संबंधित लोग हैं, जो हमारा प्राचीन हिंदू धर्म है, इसको जो मानने वाले, इसको फॉलो करने वाले जो लोग हैं, उनका मोरल जो है लगातार डाउन होता जा रहा था। वो आत्मविश्वास खो चुके थे। उनके आत्मविश्वास को वापस लाने के उद्देश्य से ही थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इसके साथ साथ धर्म जो था, इसको समाज सेवा का मुख्य बेस बनाने पर इस थियोसॉफिकल सोसाइटी ने जोर दिया था। ठीक है, यानी धर्म को किससे? समाज सेवा के मुख्य आधार के रूप में इन्होंने परिभाषित किया था। अब इसके बाद में कुछ छोटी मोटी, काफ़ी छोटे मोटे जो है संस्थाएं बनी, कुछ छोटे मोटे आंदोलन हुए, उनके बारे में देखते हैं। ऐसी एक सभा थी धर्म सभा। ठीक है, धर्म सभा जो थी ये 1830 में स्थापित हुई थी बंगाल में। ठीक है, धर्म सभा की स्थापना 1830 में बंगाल में हुई। किसके द्वारा? राधाकांत देव के द्वारा। राधाकांत देव ने 1830 में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना की। किस उद्देश्य से की? ये जो है सती प्रथा का समर्थन करते थे। सती प्रथा काफ़ी समय से भारत में प्रचलित थी, भारतीय समाज में प्रचलित थी। बहुत से लोग, जैसे राजा राममोहन राय की बात करें तो ये सबसे बड़े जो है कट्टर विरोधी थे सती प्रथा के, और सबसे पहले सती प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले महापुरुषों में या विद्वानों में इन्हीं का नाम आता है। लेकिन एक समाज का वर्ग ऐसा भी था, एक समाज का तबका ऐसा भी था जो अपनी पुरानी कस्टम्स जो थी, रीतियाँ जो थी, उनको चेंज नहीं करना चाहते थे। उनमें एक राधाकांत देव भी थे, और ये जो है सती प्रथा के समर्थन में इन्होंने धर्म सभा की स्थापना करी थी। इसके बाद में राधा स्वामी आंदोलन। ठीक है, राधा स्वामी आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1861 में आगरा से। राधा स्वामी आंदोलन 1861 में आगरा से प्रारंभ हुआ था। इसके जो संस्थापक थे शिवदयाल खत्री साहब थे। ठीक है, शिवदयाल खत्री साहब, इनको स्वामी जी महाराज के नाम से भी जाना जाता है। कि जगह जगह पर आज भी बहुत सारी संस्थाएं बनी हुई हैं, आपने देखा होंगे, जो कि
राधा स्वामी सत्संग व्यास ट्रस्ट जो हैं वो जगह जगह पर बने हुए हैं। ये इनके जो प्रणेता थे वो यही थे शिवदयाल खत्री साहब, जिन्हें स्वामी जी महाराज के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में आता है देव समाज। देव समाज की स्थापना हुई थी 1887 में लाहौर में, ठीक है, लाहौर में इसकी स्थापना हुई थी। और देव समाज के प्रणेता जो थे वो थे शिव नारायण अग्निहोत्री साहब, ठीक है। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। इससे पहले ये ब्रह्म समाज के अनुयायी थे। राजा राममोहन राय के द्वारा जो चलाया गया था ब्रह्म समाज, ये जो शिव नारायण अग्निहोत्री थे ये उसी ब्रह्म समाज के फॉलोअर थे, ठीक है। देव समाज की जब इन्होंने स्थापना की थी तो इस समाज के द्वारा इन्होंने समाज को ये संदेश दिया कि मदिरापान नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ मांस सेवन की भी इन्होंने क्या करी थी, निंदा करी थी। इसके बाद आता है आपका द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को ही भारत सेवक संघ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो भारत सेवक संघ या द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में बम्बई में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। 1905 में द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। जैसे आप देख रहे होंगे इसमें धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों से संबंधित इस चैप्टर में आपने कुछ ऐसे फिलोसफर थे, कुछ ऐसे समाज सुधारक थे जिसके बारे में डिटेल में पढ़ने को मिला, ठीक है। लेकिन इस क्रम में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों के क्रम में ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी संस्थाएं बनी। ऐसी कम से कम आपको 50 संस्थाएं मिल जाएंगी जिनसे संबंधित प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जो ज़्यादा जिस पर एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है मैं उसको विस्तार से बता रहा हूँ। जिसके बारे में केवल उसकी स्थापना और उसके स्थापनाकर्ता के विषय में पूछा जाता है, उसका केवल मैं उसका नाम, उसका स्थान, कहाँ पर उसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर था, कब इसकी स्थापना हुई थी, किसने की थी, इसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो चैप्टर है ये आपके मॉडर्न इंडिया वाले पोर्शन में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से आपको 2-3 प्रश्न हमेशा देखने को मिलते हैं पेपर में। जिस पेपर में भी जो जीएस बेस्ड पेपर होता है अकेले इस टॉपिक से आपको 2-3 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सामाजिक सेवा संघ के बारे में। सामाजिक सेवा संघ को सोशल सर्विस लीग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, सोशल सर्विस लीग। इसकी स्थापना हुई थी 1921 में बॉम्बे में नारायण मल्हार जोशी के द्वारा। सोशल सर्विस लीग की स्थापना नारायण मल्हार जोशी ने करी थी 1921 में बम्बई में। इसका काम क्या था, ये लोगों के लिए मेहनत और आजीविका के लिए जो साधन होते हैं उनको प्राप्त कराने के लिए अच्छी स्थिति मतलब बनाने की इन्होंने कोशिश की थी। यानी जो लोग थे वो अपनी आजीविका को आराम से चला सकें, अपने लिए अपने जीवन यापन के लिए जो आजीविका के साधन हैं उनको अच्छी तरीके से प्राप्त कर सकें। इसके लिए जितने संभव प्रयास हो सकते थे उतने प्रयास जो है सामाजिक सेवा संघ या सोशल सर्विस लीग के द्वारा किए गए। इसके बाद में एक सेवा समिति आती है 1914 में। इसकी स्थापना इलाहाबाद में, जिसे आज वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, इसमें एच.एन. कुंजरू के द्वारा की गई थी। एच.एन. कुंजरू यानी हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा सेवा समिति की स्थापना 1914 में करी गई थी। कहाँ पर? इलाहाबाद में। इसके बाद में भील सेवा मंडल 1922 में इसकी स्थापना हुई, भील सेवा मंडल की, बॉम्बे में। इसकी स्थापना करी थी अमृतलाल विट्ठल दास ने, ठीक है। जब मैंने आपको जनजातीय और नागरिक आंदोलनों के विषय में पढ़ाया था, जनजातीय और नागरिक आंदोलनों वाला जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसमें एक नाम आता है ठक्कर बापा। उसमें आपने भीलों के नेता ठक्कर बापा का नाम सुना होगा। ठक्कर बापा का वास्तविक नाम जो था वो क्या था? अमृतलाल विट्ठल दास था। अमृतलाल विट्ठल दास को ही ठक्कर बापा के नाम से जाना जाता था। और ये जो है इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जिन आदिवासियों को आज जनजाति नाम से जाना जाता है, यानी आज हम जो एसटी वर्ग से आते हैं या जो आदिवासी हैं, आदिवासी क्षेत्रों के लोग, उनको एक नया नाम दिया गया है जनजातीय, ठीक है, जनजातियाँ या जनजातीय लोग। तो आदिवासियों को सबसे पहले जनजातीय नाम से पुकारने का काम जो किया था वो ठक्कर बापा ने किया था, या हम ये कह सकते हैं कि आदिवासियों को जनजातीय नाम किसने दिया था? ठक्कर बापा ने दिया था, ठीक है। इसके बाद में सेवा सदन 1885 में बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी वीएम मालाबारी के द्वारा। सेवा सदन 1885 में बम्बई में वीएम मालाबारी के द्वारा। पूजा सेवा सदन आता है एक 1909 में, पुणे में इसकी स्थापना की गई थी जे.के. देवधर और रामाबाई के द्वारा। इसके बाद में शारदा सदन, ठीक है, शारदा सदन की स्थापना पंडित रमाबाई ने करी थी 1889 में बम्बई में, ठीक है। शारदा सदन जो था ये क्या था? ये विधवाओं के लिए एक आश्रम था, ठीक है, विधवा आश्रम इसको हम कह सकते हैं, विडो होम। विडो होम, इस विडो होम का नाम था शारदा सदन।
1889 में बम्बई में पंडित रमाबाई ने इसकी स्थापना की। इसके एक साल बाद 1890 में इसका जो हेड ऑफिस था या इसकी पूरी जो संस्था थी, ये जो शारदा सदन था, इसको स्थानांतरित कर दिया गया बम्बई से, कहाँ पे, पूना में। लेकिन क्या हुआ, जो शारदा सदन था इसमें धीरे धीरे, क्योंकि उस टाइम पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्रिटिश शासन था, ईसाईकरण भारतीय लोगों का हो रहा था। ईसाई मिशनरी, ईसाई पादरी वो भारत में सक्रिय थे अपने धर्म के प्रचार के लिए, तो धीरे धीरे उसका प्रभाव भी इस शारदा सदन में देखने को मिला। और यहाँ पर क्या होने लगा, धीरे धीरे ईसाई धर्म का पाठ होने लगा। इस शारदा सदन के दो प्रमुख, इस शारदा सदन से जुड़े हुए दो प्रमुख नाम थे, महादेव गोविंद रानाडे और R.G. भंडारकर, ठीक है, जो कि इसी शारदा सदन से संबंधित थे, या इसके सदस्य इनको हम कह सकते हैं, शारदा सदन के। जब इस सदन में ईसाई धर्म का पाठ होने लगा तो बाल गंगाधर तिलक ने इन दोनों व्यक्तियों की कड़ी आलोचना करी। बाल गंगाधर तिलक ईसाईकरण के पक्षधर नहीं थे। जब इस सदन में ईसाई धर्म का पाठ होने लगा, बाल गंगाधर तिलक ने इन दोनों व्यक्तियों की आलोचना करी, महादेव गोविंद रानाडे और R.G. भंडारकर की। तो इसका परिणाम ये हुआ कि इन दोनों व्यक्तियों ने इस शारदा सदन से क्या दे दिया, रिजाइन दे दिया, त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। इसके अलावा एक और संस्था है, श्री नारायण धर्म परिपालन युगम। श्री नारायण धर्म परिपालन युगम, इसकी स्थापना करी थी श्री नारायण गुरु ने, ठीक है, श्री नारायण गुरु ने। और इन्होंने ही एक नारा दिया था जो कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, मानव हेतु एक जाति एक धर्म एक ईश्वर। यानी जो मनुष्य है उसकी एक ही जाति है या एक ही जाति होनी चाहिए, उसका एक ही धर्म होना चाहिए और उसका एक ही ईश्वर होना चाहिए। यानी व्यक्ति को जाति, धर्म और ईश्वर के आधार पर विभेद नहीं करना चाहिए।